नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ये टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का सब टॉपिक है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का लेक्चर सीरीज जो आप देख रहे थे उसका ये 9वां भाग यानी कि अंतिम भाग है। और इसमें जो टॉपिक पढ़े गए हैं प्रीवियस यानी पिछले कुछ क्लासों में, कुछ लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको मैं यहाँ पे संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगी। तो सबसे पहले यदि आप नोट्स बनाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तो नोट्स के रूप में आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो सोर्स उपलब्ध हैं वो मुख्य रूप से उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला आप पुरातात्विक रख सकते हैं, आप कहीं भी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा है साहित्य और अनुश्रुति एवं समकालीन ग्रंथ। इसके अंतर्गत आता है हिंदू साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसके वीडियो हिंदू साहित्य के भी यानी वैदिक साहित्य जिसमें पूरे वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक ये सब आते हैं, तो ये भी रिलेटेड टॉपिक अपलोड हो चुका है। बौद्ध साहित्य भी हुआ है, जैन साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ यानी लौकिक ग्रंथ भी यानी कि सेकुलर लिटरेचर जिसे इंग्लिश में कहेंगे वो भी इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण, इसमें प्राचीन काल में जो भी विदेशी यात्री भारत आए उन लोगों ने अपने संस्मरण लिखे। संस्मरण मतलब होता है कि उन्होंने यहाँ पे आकर उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उन्होंने जो भी दस्तावेज प्राप्त किया उसको उसी के आधार पर उन्होंने ग्रंथ लिखा यानी पुस्तकें लिखी, उसी को संस्मरण कहते हैं। इसी को हमने फॉरेनर अकाउंट्स भी कहते हैं इसको, और इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने इसको रखा है। इससे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब लास्ट टॉपिक है पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसके अंतर्गत उत्खनन से प्राप्त सामग्री, मुद्रा, प्राचीन भवन तथा मंदिर, अभिलेख इत्यादि आते हैं। ओके, तो आज हम पुरातात्विक सामग्री यानी पुरातात्विक स्रोत जो है इस टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस आप कॉपी कलम निकाल लें और बैठ जाएं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत क्या आता है? उत्खनन से प्राप्त सामग्री, उत्खनन यानी खुदाई से प्राप्त सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। अब एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आऊँगी उत्खनन से प्राप्त सामग्री। इस टॉपिक को यदि पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यदि इस टॉपिक के अंतर्गत लिखा जाए तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे टाइम लिमिटेशन को देखते हुए जो मेजर फैक्ट है उनको डालने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं उत्खनन के अधिकांश कार्य किससे जुड़े होते हैं? पुरातत्व विभाग से, और जो भी उत्खनन कार्य होते हैं पुरातत्व विभाग के तत्वावधान में ही होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के समस्त इतिहास की जानकारी उत्खनन कार्य से ही प्राप्त होती है, खुदाई से ही प्राप्त होती है। इनमें आता है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, नेवासा आदि प्रागैतिहासिक स्थलों के इतिहास का निश्चय मात्र पुरातत्व उत्खनन में ही संभव हो सका है। ये उत्खनन से ही, क्योंकि आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होइएगा तो उसमें पता चला होगा खुदाई से ही कैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सबसे पहले खोजा गया और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे नगर जो हैं हमें खुदाई में प्राप्त हुए। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल के कुछ नगर थे, नेवासा, ढीबी, अतिरंजी खेड़ा, ये कुछ प्रागैतिहासिक काल के नगर हैं। शिशुपालगढ़, राजगिरी, आरिकमेडु आदि स्थानों से प्राप्त सामग्री के आधार पर भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो हमने नगर पढ़ा, शिशुपालगढ़, राजगिरी, आरिकमेडु, ये सब प्रागैतिहासिक काल के हैं यानी पाषाण काल के। उत्खनन से प्राप्त ईंटों, बर्तनों, औजारों, मूर्तियों, अभिलेखों, सिक्कों, हथियारों आदि से भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों पर
प्रकाश पड़ता है, यानी विभिन्न एज या जो समय है, जो अवधि है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका दूसरा टॉपिक हुआ अभिलेख। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत, अभिलेख के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारे अभिलेख हैं, ओके, लेकिन यहाँ आपको देखने से पता लगेगा कि कौन कौन से अभिलेख मुख्य है और उन्हें किस तरह के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्रियों में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले मैं इसे बता दूं। अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, शिला अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, मुद्रा अभिलेख, पात्र अभिलेख, मूर्तियों, गुफाओं में खुदे हुए भी मिलते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब कि कुछ लिखी हुई सामग्री, उस काल के बारे में, उस समय के बारे में कुछ लिखी हुई सामग्री। और किस पे लिखी जाती है? स्तंभ यानी पिलर पर भी लिखी हुई मिली है, पत्थरों पर भी, शिलाओं मतलब पत्थर पर भी, ताम्रपत्र मतलब तांबे के जो पत्र होते हैं उस पे, सिक्कों पर भी मिले हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रों पर भी पत्र मिले हैं, मूर्तियों भी मिली है, गुफाओं में भी अभिलेख खुदे हुए हैं। इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ अभिलेख एक प्राचीन काल के विदेशी अभिलेख भी है। भारत में अभिलेख कब से प्रचलित हुआ, इसके बारे में आप जानेंगे। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए। सबसे प्राचीन अभिलेख याद रखिएगा, एशिया माइनर का अभिलेख है बोगजकोई अभिलेख, 1400 ईस्वी पूर्व में पाए गए हैं सबसे प्राचीन अभिलेख, ओके। और इससे हमारे कुछ वैदिक देवताओं के बारे में भी पता चलता है। 4 देवताओं का नाम आता है, इसमें हमने नहीं डाला है, लेकिन मित्र, नसत्य, वरुण और इंद्र या कोई और एक देवता है, ठीक है। लेकिन यथार्थ रूप में, ये तो हुआ एशिया माइनर में, लेकिन यथार्थ रूप में अभिलेख हमें सर्वप्रथम कब से प्राप्त होना स्टार्ट हुआ? किसके काल से? अशोक के काल से। और एकमात्र अभिलेख जो अब अशोक के काल में भी बहुत तरह के अभिलेख पाए गए हैं, लेकिन अशोक का अभिलेख है, इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो एकमात्र अभिलेख मिला है मास्की और गुर्जरा का अभिलेख, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, क्योंकि बाकी के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता। अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रिय यानी प्रियदर्शी नाम कहा गया है, प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः कितने लिपियों में है? 4 लिपियों में, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक और यूनानी लिपि, जिसमें से अधिकांश लिपि जो हैं ब्राह्मी लिपि में खुदे गए हैं। और उत्तर भारत के जितने भी अभिलेख हैं, मैं यहाँ अशोक यानी मौर्यकालीन अभिलेखों के बारे में बता रही हूँ, उत्तर भारत के जितने भी अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। दक्षिण भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिले हैं। और ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है, और पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रयुक्त होने वाले खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि अरमाइक और यूनानी है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि एक अभिलेख जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है वो अरमाइक और यूनानी लिपि में लिखी गई है। द्विभाषीय अभिलेख है, 2 भाषाओं में है। इसके अलावे अशोक के समय में तो अभिलेख सबसे पहले उजागर तो हुए ही, सबसे अभिलेखों के बारे में विस्तृत लोग जानने लगे। अभिलेखों के बहुत सारे वेराइटी हैं, जैसे पिलर, क्योंकि अशोक के समय में पिलर अभिलेख भी प्राप्त हुए, 7 स्तंभ लेख हैं, गुफा लेख भी है, बराबर पहाड़ी की गुफा, दशरथ नागार्जुनी की गुफा, आजीवक गुफा, चोपड़, सुदामा, ये सब अभिलेख बराबर पहाड़ी यानी गया में है, जिसपे गुफाओं में भी कुछ अभिलेख लिखे गए हैं। अशोक के समय के या मौर्य वंश के समय के कुछ मैसेज दिए गए हैं इस अभिलेखों के माध्यम से, ओके। अब हम देखेंगे अशोक के अभिलेख के अलावा भी बहुत सारे अभिलेख हैं, जो हमने लगभग एक वंश के अभिलेखों के बारे में मैं यहाँ बताऊंगी, और उस जो मुख्य अभिलेख है उसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ।
क्योंकि अगर लिखने को लिखा जाए तो 7-8 पेज भी भर जाएंगे इन अभिलेखों की चर्चा करते हुए, लेकिन यहाँ टाइम प्रबंधन भी देखना है। अशोक के बाद अभिलेखों की परंपरा से जुड़े अन्य अभिलेख इस प्रकार हैं। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जिससे कलिंग राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसे रुद्रदामन, शक राजा जो था रुद्रदामन, उसके बारे में और उसने जो कार्य किया सुदर्शनशील का जो मरम्मत करवाया उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन नरेश पुलुमावी का नासिक अभिलेख, सातवाहन नरेश जो थे पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, उनका नासिक अभिलेख से भी सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हरिसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग स्तंभ लेख भी है समुद्रगुप्त के समय में, जिसे हरिसेन ने लिखा था। मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ लेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि। ये सारे अभिलेख जो हैं उन्हें हमें गुप्त वंश के, सातवाहन वंश के, सेन वंश के, चालुक्य वंश के, दक्षिण के वंश जो हैं उनके बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि उस समय के राजा जो थे वो अभिलेख लिखवाते थे। क्यों लिखवाते थे? क्योंकि वो उन अभिलेखों के माध्यम से जनता के बीच में, जिस तरह अभी के टाइम में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट है, कोई भी मैसेज होता है उसमें डाल दिया जाता है, सारे लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उस समय ऐसा कम्युनिकेशन, ये आईटी फील्ड जो था इतना डेवलप नहीं था। तो इसीलिए उस समय इन स्तंभों और अभिलेखों के माध्यम से लोगों के बीच मैसेज पहुंचाया जाता था। कुछ गैर सरकारी अभिलेख भी थे, जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर से प्राप्त गरुड़ा स्तंभ लेख, विदिशा में ये स्थित है। और इसमें अभिलेख में यवन राजदूत हेलियोडोरस के समय में लिखा गया उनके विष्णु भक्ति का पता चलता है, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य प्राप्त है। भागवत मतलब वैष्णव धर्म के विकसित होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त बराह प्रतिमा पर हुन राजा तोरामन के लेखों का भी विवरण मिलता है। ओके, गुप्त वंश के समय में ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया। इसके अलावा भी यदि आप कोई अभिलेख जानते हैं उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैं बहुत इसको संक्षिप्त करते हुए फैक्टफुल तथ्यों को लाने की ही हमने कोशिश किया है इसमें। अब हम इसमें पढ़ेंगे मुद्राएं यानी सिक्के। प्राचीन काल में मुद्राएं मिट्टी और धातु की बनाई जाती थी, जिन पर प्रायः किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम, व्यापारी अथवा व्यक्ति विशेष के नाम एवं साक्ष्य होते थे। साधारणतः मुद्राओं से हमें 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आपको एक बात बता दूं कि इन मुद्राओं पे तिथि अंकित रहते थे, राजा पदाधिकारियों के नाम अंकित रहते थे। इस समय से जिनके माध्यम से हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय में जानकारी प्राप्त होती थी। आपको एक बात बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ। आप इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो ये आपको जानकारी प्राप्त होगी कि मुद्राओं पर सिक्कों का प्रचलन कब स्टार्ट हुआ और सिक्कों पर डेट लिखने की यानी तिथि अंकित करने की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हुई, कब से शुरू हुई। सबसे पहले बता दूं, जिन सिक्कों पर, मुद्राओं पर लेख नहीं होते थे, केवल चिन्ह मात्र होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्के यानी पंचमार्क सिक्के। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख तिथियों का उत्कीर्ण मिलता है। सबसे पहले तिथि उत्कीर्ण कब किया गया? किसने किया? यूनानी शासकों ने। सर्वाधिक सिक्के उत्तर मौर्य काल में मिलते हैं। उत्तर मौर्य काल यानी मौर्य काल के बाद, जो प्रधानतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के होते थे। कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन में थे, पर सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। कुषाण के समय में भी सिक्के जारी किए गए, शुद्ध सोने के सिक्के, पर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के जारी किए गए किसके काल में? गुप्त काल में।
समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप, कुछ पर अश्वमेध यज्ञ, कुछ पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ओके, इसको भी आप बुक से वगैरह आपके पास जो भी सोर्स है उससे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यदि मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्मारक और भवन। इतिहास के निर्माण में या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्थापत्यकारों, वास्तुकारों, चित्रकारों ने अपने हथियार, छेनी, तुलिका के द्वारा विशेष योगदान दिया है। उनके द्वारा निर्मित भवन, मंदिर, मस्जिद, मूर्तियों के अवशेष से भारत के प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। खुदाई में मिले महत्वपूर्ण अवशेषों में हड़प्पा सभ्यता, पाटलिपुत्र के खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लकड़ी के बने राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब क्या होता है? महल। उसके भी ध्वंसावशेष यानी टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिला हुआ है। कौशाम्बी की खुदाई से महाराज उदयन का राजप्रसाद। अतिरंजी खेड़ा में खुदाई से लोहे का प्रयोग, यानी अतिरंजी खेड़ा प्रागैतिहासिक स्थल है और उस समय में लोहे से खेती की जाती थी। चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। इन सब जानकारी प्राप्त होती है अतिरंजी खेड़ा से। पांडिचेरी के आर्किमेडुस में खुदाई से रोमन सिक्के, बर्तन आदि के अवशेषों के तत्कालीन जानकारी प्राप्त होती है। उस समय के मंदिर निर्माण की प्रचलित शैलियों में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ प्रचलित थी? 3। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित थी, द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में, और मध्य भारत में जो प्रचलित थी जिसमें नागर और दक्षिण के दोनों के मिश्रण प्राप्त होते हैं वो बेसर शैली था, जिसमें दोनों शैलियों का समावेश था। 8वीं शताब्दी में जवा में निर्मित बोरोबुद्दुर मंदिर से बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रचलित होने के प्रमाण मिलते हैं। ओके, तो ये रहा आपका स्मारक एवं भवन। अब हम देखेंगे मूर्तियां। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। ध्यान रखिएगा, मूर्तियों का निर्माण कब से आरंभ होता है? कुषाण काल से। अब आप ये भी कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो वो छोटे छोटे मूर्तियां बनाई जाती थी, मिट्टी के खिलौने, बर्तन, महिलाओं की मूर्तियां। लेकिन कुषाण काल में बड़ी बड़ी मूर्तियां सशरीर यानी कि मानव आकार की मूर्तियां बनाई जाने लगी। इसीलिए विशेष फोकस किया गया है कुषाण वंश में। कुषाण, गुप्त शासकों और उत्तरी गुप्त काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा। कुषाण कालीन मूर्तियों एवं गुप्त कालीन मूर्तियों में व्याप्त मूलभूत अंतर इस प्रकार है। अब हम यहाँ दिखाएंगे कुषाण कालीन मूर्ति और गुप्त कालीन में मूर्ति में क्या अंतर है, यानी उस समय निर्मित मूर्ति और गुप्त काल में निर्मित मूर्ति में। कुषाण कालीन मूर्ति जो थी उसमें विदेशी प्रभाव से ओतप्रोत है, वहीं गुप्त कालीन मूर्तियां स्वाभाविकता से ओतप्रोत है, यानी कि जो बहुत ही स्वाभाविक और इंडियन भारतीयता से भरी हुई है। भारत, बोधगया, सांची, अमरावती से मिली मूर्तियां मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की अति सजीव झांकी प्रस्तुत करती है। इसके अलावा भारत, बोधगया, सांची से भी मूर्तियां मिली है एकदम से सजीव रूप, जैसे देखने से लग रहा हो कि वो मूर्ति ना होके पत्थर की कोई आदम कद प्रतिमा ना होके कोई सजीव मानव खड़ा हो, ऐसा प्रतीत होता है। ओके, तो इस तरह से इन मूर्तियों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे कि इन मूर्तियों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होगी? ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय कैसे धार्मिक रीति रिवाजों के लोग रहते थे, उनकी सोच क्या थी, कला कौशल क्या थे, आर्थिक स्थिति कैसी थी, किन देवताओं की पूजा करते थे, इन सब बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चित्रकला। चित्रकला हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है चित्रकला से। आपको एक बात बता दूं कि चित्रकला भले ही बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हो, लेकिन ये प्रागैतिहासिक काल से ही चित्रकला जीवित है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल यदि मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है पाषाण काल। पाषाण काल मतलब स्टोन एज। उस समय पूरा पाषाण काल के में भीमबेटका की गुफाओं से भी हमें चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस तरह से चित्रकला से हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। अजंता के जो चित्र, एलोरा अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, उनसे भी हमें मानवीय भावनाओं की या मानव की सोच कैसी है, उनकी फीलिंग कैसी है, उसको
चित्र के माध्यम से उकेरा गया है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक प्रकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। अजंता के चित्र में माता और शिशु का चित्र बनाया गया है, फिर एक मरणशील राजकुमारी को लिटाया गया है। तो इन चित्रों के माध्यम से वो कला कितनी विकसित थी उस समय में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कलाकृतियों से धार्मिक विचारों पर भी प्रकाश पड़ता है। जीवन और कला का अन्योन्याश्रित संबंध है, इससे ये पता चलता है। इसलिए हम इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के अध्ययन में प्राचीन खंडहर, वास्तुकला, चित्रकला, स्मारक से अत्यधिक सहायता मिलती है। ओके, तो आपने इस पूरे लेक्चर सीरीज को पढ़ के आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया? यही ज्ञान आप इसको अगर डिटेल्स में पढ़ेंगे, अच्छे से बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए। इसके PDF भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यही आपको इससे ज्ञान मिलेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, और अभिलेख क्या है, स्मारक और ध्वंसावशेष यानी उत्खनन से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है, और किस सामग्री से किस वंश या किस काल का नॉलेज प्राप्त होता है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। ओके, तो फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इसके संबंध में कोई भी अपना सुझाव देना चाहेंगे, या आपको कोई प्रॉब्लम हो, या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उसको भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख भेजेंगे तो मैं उस पर लेक्चर लेके आऊँगी। ओके, तो फिर से मैं बता दूँ, ये विशेषकर नेट की तैयारी करने वालों के लिए, UPSC की तैयारी करने वाले, BA जैसे कि बिहार के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, BRBU यूनिवर्सिटीज़, LNMU यूनिवर्सिटी, छपरा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, उनके BA ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स के कोर्स में इस टॉपिक को शामिल किया गया है। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए। अब मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी जो होगा मगध साम्राज्य। ओके, तो आप हम बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। इस तरह से वीडियो देखने के लिए, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।